खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार माइग्रेशन कमीशन बनाएगी। इसके जरिए उन्हें हुनर के मुताबिक रोजगार और मानदेय दिलाया जाएगा। राधाकृष्ण त्रिपाठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राधाकृष्ण, योगी आदित्यनाथ ने तमाम ऐलान किए हैं और साथ ही मजदूरों के रोजगार को लेकर एक बड़ी बात कही है। सबसे पहले उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? इसका देखिए, जो प्रवासी आयोग का गठन कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, गठन का ऐलान कर दिया है और कि इसके जरिए जो जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से लौट के दूसरे राज्यों से, उन सब का एक तो उसमें डाटा तैयार होगा। डाटा तैयार होने उनको रोजगार की पूरी जो जिम्मेदारी होगी, उनके रहन सहन, उनके भरण पोषण, वो सबकी जिम्मेदारी एक तरह से एक विभाग, एक आयोग हो गया। वो केवल और केवल प्रवासी मजदूरों पर ही काम करेगा, उनके बारे में सोचेगा, उनके बारे में नई योजना बनाएगा, उनके लिए रोजगार सृजन करेगा, उनका बीमा कराएगा, उनके लिए उनके राशन कार्डों का ध्यान रखेगा, उनको राशन कार्ड मिल रहा है कि नहीं, उनके पास आवास है कि नहीं, उनके पास और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनके बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है। ये सारी चीजें जिस तरह की, देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश में या देश भर में हमने जाति के आयोग देखे, धर्म आधारित आयोग देखे, ये पहला वो होगा जो प्रवासी एक मजदूरों का आयोग है, प्रवासी मजदूरों के लिए, और इसमें कोई धर्म जाति से बटा नहीं होगा। तो एक तरह से एक बड़ा हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का है, जो प्रवासी मजदूर लौट के आएंगे, ये इस आयोग से जुड़ेंगे और ये आयोग उनके लिए एक अभिभावक की तरह देख रेख करेगा, सरकार को बराबर रिपोर्ट देगा और सरकार से उनके लिए योजनाएं बनाएगा। दूसरी चीज, प्रवासी मजदूरों को जो दर दर ठोकरें खानी पड़ती थी रोजगार के लिए, और उसके बाद वो फिर दूसरे प्रदेशों में जाते थे, नौकरी ढूंढते थे, अपने लिए रोजगार ढूंढते थे, जिसके और अब इन स्थितियों में इस तरह से दो चार होना पड़ता है, उनको फिर भाग के वापस आना पड़ता है या जैसे तैसे वो पहुंचे हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी। तो इन स्थितियों में उनको ना पहुंचना पड़े, इसकी जिम्मेदारी प्रवासी आयोग की होगी। और ये आयोग अब इनका डाटा इकट्ठा कर रहा है, उनके डाटा इकट्ठा करने के बाद उनके स्किल्स की जानकारी लेगा कि कौन सा मजदूर किस स्किल्स में बेहतर है, उसके हिसाब से उसका चार्ट बनेगा, उसका परिवार कितना है, और उसके बाद उसको उस तरह के रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। अलग अलग विभागों से संपर्क किया जाएगा। अगर पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी में कौन सा मजदूर काम करने में सक्षम है, उसको वहां भेजा जाएगा। हथकरघा है तो हथकरघा के लिए वो किया जाएगा। इसी तरह से दुग्ध समितियां हैं और एग्रीकल्चर है, तो सारे विभागों का एक वो बनेगा, सारे विभाग जैसे जो सेवा आयोजन जैसी स्थिति होगी मजदूरों के लिए ये। और ये एक सिर्फ मजदूरों का एक वो नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक सूझबूझ है, राजनीतिक रणनीति है जो बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। बीजेपी इसके पीछे जहां जो एक अंदाजा है, जो संभावना है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर होंगे पूरे सब लौटने के बाद। तो वो 40 लाख के पीछे गणित ये है बीजेपी का, उसके रणनीतिकारों का, कि 40 लाख मजदूर, उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को मिला के वो तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और ये 2 करोड़ का आंकड़ा जब वोट में बदलेगा तो सोचिए कितना बड़ा अंतर कर सकता है, जीत हार में किस तरह की भूमिका निभा सकता है। तो बीजेपी इसके पीछे बहुत आगे की सोच लेके आई है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको समझ रही कि ये कितनी बड़ी मजबूती हो सकती है उनके लिए, लिहाजा इतना बड़ा फैसला लिया गया। और खास तौर पर तब लिया गया जब आर्थिक संकट की बात कही जा रही है, जब ये बात हो रही कि कैसे हम आर्थिक संकट से निपटेंगे, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और अब उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अन्य दलों के लिए बड़ी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। देखिए, इसी चीज को लेकर प्रवासी मजदूरों के गठन का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या जो है बीएसपी हो, सब एक्टिव हो गई हैं। अब समाजवादी पार्टी भी मजदूरों के बीच जाना चाहती है। प्रवासी मजदूर जो लौट के आ रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, अखिलेश यादव, इसका प्रोग्राम तय हो रहा है।
बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्टिव है, ट्विटर के जरिए मायावती ने वो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रही है। कांग्रेस लगातार बस की राजनीति हो या किसी तरह के, वो लगातार सड़कों पे है। सबका मुद्दा बिल्कुल लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर मजदूरों को लेकर कई सारी बातें योगी आदित्यनाथ को कही है। कभी पत्र लिखा है उनके रोजगार को लेकर, तो कभी आर्थिक पैकेज को लेकर उन्होंने कई सारी ट्वीट्स किए हैं। इन सबके बीच राधाकृष्ण छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि मनरेगा की शुरुआत की जा चुकी है। वहां पर छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य हुआ जिसने मनरेगा की शुरुआत की और मजदूर को काम देना शुरू कर दिया। और उसके बाद अब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भी मजदूरों को काम देने की बातें सामने आ रही है। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या हर जिले में इस चीज की शुरुआत की जाएगी? ऐलान कर दिया गया है, आयोग बना दिया गया है, लेकिन शुरुआत कब से की जाएगी? क्योंकि कई सारे ऐसे जिले हैं अब भी यूपी में जहां से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? जी बिल्कुल चुनौती होगी। देखिए, प्रवासी जो आयोग है उसका गठन सरकार करेगी, उसकी गठन का ऐलान हुआ है कल, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी कल से। उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, किन लोगों के होंगे, किन जिलों से सदस्य होंगे, ये सारी चीजें निर्धारित होंगी। उसको कैबिनेट में ले जाया जाएगा और उसके बाद उसका व्यापक गठन होगा। उसके लिए एक दफ्तर होगा जहां से उसके पदाधिकारी होंगे और उसके सारा उसका व्यवस्था अलग होगी, एक व्यवस्थापन होगा। उसका एक बजट भी होगा ताकि वो अपने इन लोगों को काम कर सके, इस पर रिसर्च कर सके मजदूरों का। और रही बात इसकी शुरुआत की, जो सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहला वो बना दिया गया है। पहला हर चीज की प्राथमिकता सोशल डिस्टेंसिंग से शुरू होगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से बचाव करते हुए ये सारा काम करना है। जैसे मनरेगा में उत्तर प्रदेश में भी काम शुरू हो गया है, सारे ग्रामीण इलाकों में काम मनरेगा का चल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी शुरुआत की थी आज के 15 दिन पहले, और ये काम चल रहा है। उसके अलावा मनरेगा में एक चीज और उत्तर प्रदेश में की गई है कि मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं, मनरेगा के मजदूर या मनरेगा में जो उनका निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी प्रभारी, उन सब की सुरक्षा के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इंतजाम किए हैं। कोरोना को लेकर के जो बचाव है वो है ही है। इसके अलावा कोई विवाद की स्थिति, किसी झगड़े की स्थिति में वहां पे पुलिस को अलर्ट किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते पहले ट्वीट किया और उसके बाद सरकार को निर्देश दिया अफसरों को कि मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व भी वहां के शासन प्रशासन का है और इसको सुनिश्चित किया जाए। तो एक तरह से हर तरह से सुरक्षा की भी पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं या मजदूर जहां भी काम कर रहे हैं, मजदूर जिस तरह से भी वो कर रहे हैं, उनको कोई क्षति ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो। देखिए, मजदूर जब आ रहे थे वो दीन स्थिति में एक उनकी स्थिति नहीं अच्छी थी, लेकिन आज की डेट में अंशिका सब कुछ बदल गया। मजदूरों की संख्या देखते हुए वो पूंजी हो गए हैं और हर राजनीतिक दल इस पूंजी को कब्जाना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा कौन इस पूंजी को अपने साथ ले सकता है, जोड़ सकता है, इसका वो प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई राजनेताओं के बीच और पूरे राजनीतिक दलों के बीच। तो मजदूरों की आने वाली स्थिति, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो बेहतर होनी उत्तर प्रदेश में, कमतर कहीं नहीं होनी और बहुत अच्छा हो सकता है उनके लिए। और ये प्रवासी आयोग का जो गठन बिल्कुल किया गया, आने वाले समय में राधाकृष्ण मजदूरों की स्थिति बेहतर होगी और होनी चाहिए भी, क्योंकि जिस मजदूर ने भारत का विकास किया है, भारत के नक्शे को जिस तरीके से बरकरार रखा है, खूबसूरती इसकी बरकरार रखी है, उस मजदूर को दरकिनार करना बिल्कुल भी जायज नहीं है और उन पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसे समय में। राधाकृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि मजदूरों को लेकर तमाम ऐलान किए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो वहीं कोरोना संकट में मजदूरों की मजबूरी पर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गरमा रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपी सरकार की तुलना हिटलर शाही से करने पर सीएम योगी के कार्यालय से जवाब आया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को श्रमिकों के साथ छलावा करने वाली करार दिया है। उद्धव सरकार पर पलटवार करते हुए सीएम योगी के कार्यालय से ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट आप देखिए, उसमें लिखा गया है, अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। मजदूरों की चिंता का नाटक मत कीजिए। सीएम दफ्तर की ओर से एक और ट्वीट में संजय राउत पर निशाना साधा गया है। उन्होंने लिखा है कि एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस न आना पड़ता।
तो संजय राउत को यूपी सरकार का करारा जवाब, जहां उन्होंने ये कहा है कि अगर महाराष्ट्र में मजदूरों की देखभाल की गई होती ढंग से तो ये मजदूर वापस अपने प्रदेश ना लौटते। कुछ ऐसे मजदूर थे जो पैदल ही निकल पड़े थे, कुछ ऐसे मजदूर थे जो ट्रकों में खचाखच भर कर आ रहे थे और हादसे का शिकार हो रहे थे, जिसके बाद लगातार बयानबाजी तेज है। तो लगातार अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। संजय राउत को यूपी सरकार का यह करारा जवाब, आपको हम ट्वीट दिखा रहे हैं कि क्या ट्वीट किया गया है। और साथ ही इससे पहले शिवसेना की तरफ से भी कई सारी ऐसी जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को लेकर ट्वीट किया गया था, लिखा गया था। उसके जवाब में यहां योगी सरकार ने ये ट्वीट किया है। और चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार रुक करेंगे कुछ और खास खबरों की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचे 232 कामगारों में से एक ही परिवार के 4 सदस्यों और 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो वहीं कोरोना संक्रमित मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की खबर मिलते ही डीएम, एसपी सहित आला अधिकारियों ने 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बांदा के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें जिले के अलग अलग स्थानों पर क्वारंटीन किया गया था। साथ ही सभी को थर्मल स्कैनिंग के साथ बेहद सतर्कता बरती गई थी। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कई श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जिसमें करीब 23 कामगारों के कोरोना सैंपल लिए गए, जिनमें से 5 कामगारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। चारों कोरोना मरीज एक ही परिवार से है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। डीएम, एसपी ने चिकित्सकों के साथ क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर सभी को बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। तो वहीं क्वारंटीन सेंटर को सैनिटाइज करने के निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दे दिए गए हैं। तो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के कामगार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, तो वहीं उन लोगों को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। अच्छा, 100 आए तो 100 पे करा लिए। वो है कि रैंडम ले करके पूल टेस्टिंग करा। आप बताइए, रैंडम में जब इतने देखिए 100% में तो फिर इसका मतलब नहीं, लेकिन ये अच्छा ये है कि एक ही परिवार के 4 निकले, इसका मतलब कि वो पहले से कहीं थे। तो वहीं आज से घरेलू उड़ानें शुरू होने के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रदेश आने वाले लोग अगर इसी राज्य के रहने वाले हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर किसी के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी व्यवस्था में रखा जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी यात्रियों को सलाह दी जाएगी कि वे हर समय शारीरिक दूरी, साबुन से हाथ धोने के उपायों का कड़ाई से पालन करें और मास्क या फेस कवर अवश्य पहनें। उन्हें किसी भी परिस्थिति में समूह में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। जबकि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कई सारी गाइडलाइन भी जारी की है। उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रबंधन ने 1 जून से बसें चलाने की कार्य योजना बनाई है। बसों को हर हाल में 30 मई तक फिट करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि डिपोवार काम भी शुरू करा दिया गया है। बस संचालन के दौरान जारी गाइडलाइन का 100% पालन कराने की जिम्मेदारी बस अड्डा प्रभारी से लेकर ड्राइवर, कंडक्टर की होगी। रोडवेज अफसरों ने बताया कि मास्क पहने व्यक्ति को ही बस अड्डा परिसर में प्रवेश की छूट रहेगी। बस में कंडक्टर सीट के सामने सैनिटाइजर की बोतल रखी होगी। सैनिटाइज करने के बाद ही यात्री बैठेंगे। कंडक्टर और ड्राइवर को अलग से सैनिटाइजर की बोतल मिलेगी। बस की क्षमता के आधे ही यात्री सफर कर सकेंगे। ये संख्या बस की क्षमता पर तय होगी, यानी 60 सीटर बस में 30 यात्री होंगे। तो यूपी में 1 जून से रोडवेज बसें चलेंगी और केंद्र की हर गाइडलाइन को मानना अनिवार्य होगा।
तो वहीं यूपी के फिरोजाबाद में जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कई लापरवाह अधिकारियों पर डीएम का हंटर चला है। गौरतलब है कि यहां 23 साल के कंप्यूटर ऑपरेटर की कोरोना की वजह से मौत हुई थी, जिसके बाद जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद डीएम चंद्रविजय सिंह ने सीएमओ एसके दीक्षित को फटकार लगाई है। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारी और कई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीएम ने दवाई न देने पर मुख्य फार्मासिस्ट महावीर पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही सर्वे करने वाली टीम पर भी गाज गिरी है। तो जनतंत्र टीवी की खबर का यह बड़ा असर हुआ है, जहां डीएम ने लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो ये नोटिस आपको हम दिखा रहे हैं, जिसके जरिए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो झांसी बबीना क्षेत्र में बड़ी तादाद में आए पाकिस्तानी टिड्डियों ने हमला कर दिया है। टिड्डे कई जगह खेतों में उतर गए। जबरदस्त टिड्डियों का झुंड देख लोग दहशत में आ गए हैं और वहां के लोगों का ये कहना है कि वो घर में ही बंद हैं। ये झांसी में भी कई मोहल्ले से होते हुए अरबों की संख्या में पाकिस्तान से आए टिड्डियों का झुंड शाम 5 बजे करीब बबीना के ग्राम रसोई के खेतों पर कुछ देर बैठे लोगों ने भगाने का प्रयास किया। वैसे इन दिनों गेहूं कट चुका है, कुछ सब्जियां इत्यादि जरूरी सामान सब लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब ऐसा ये दावा किया जा रहा है कि ये टिड्डी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। तो टिड्डियों का जबरदस्त हमला तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फसलें हैं, लेकिन गेहूं की कटाई क्योंकि हो चुकी है, लेकिन सब्जियों को लेकर किसान परेशान हैं कि ये टिड्डी सब्जी खराब कर देंगे। उससे जो नुकसान है कि जैसे भिंडी है और टिंडे हैं, करेला है, टमाटर है, बैगन है, इनको नुकसान है जी। टिड्डी से फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देती है जी साहब। जी टिड्डी दल से जी नुकसान होता है कि खेत के जो फसल लगी हुई होती है, जैसे कि जोड़ई लगी खेत में, ज्वार बाजरा और उड़दा है तुम्हारे, तो इनकी पत्ते खा लेता है जी। तो फसल के पत्ते खा लेता है तो जानवरों को फिर नुकसान पहुंचाता है जी। जानवर पतला गोबर करने लगते हैं, खाते हैं, तो इसे इसलिए वो इससे बहुत नुकसान होता है। तुरैया खा जाती, भिड्डी खा जाती, तो वो का खीरा खा जाती है, लौकी है, करेला है, भिड्डी है, सब कछु है, धना है वो भी खा जाती है। नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। तो वहीं औरैया में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान 4 अन्य लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस को फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन दिलाने और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सटीक सूचना पर छापेमारी के दौरान कस्बे से ही 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 दर्जन मोबाइल, सिम कार्ड, कई लैपटॉप समेत कई डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए हैं। तो ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। तो वहीं लखनऊ और महाराष्ट्र एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एसटीएफ ने सैयद मोहम्मद वहाब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी नासिक से की गई है। बताया जा रहा है कि शख्स ने फोन पर पुलिस को धमकी दी थी कि अगर आरोपी कामरान अमीन को नहीं छोड़ा गया तो इसका अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र एसटीएफ के साथ मिलकर इसे नासिक से गिरफ्तार किया है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सैयद मोहम्मद वहाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी और पुलिस को धमकी देने वाला ये शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, महाराष्ट्र के नासिक से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो महाराष्ट्र एसटीएफ के साथ जो यूपी की एसटीएफ टीम है, दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया।
कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इस शख्स ने सीएम योगी को मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।